नमस्कार दोस्तों, पीसीएस क्रांति ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग यानी कि पीसीएस क्रांति की टीम पीवाईक्यू की एक श्रृंखला लेकर आपके सामने हाजिर थी, जिसमें हम लोगों का टारगेट यह था, हमने टारगेट रखा था लगभग 1000 प्लस पीवाईक्यू के क्वेश्चन यानी कि प्रीवियस ईयर में। और इस पीवाईक्यू में आपको पता ही होगा कि इस पीवाईक्यू हम लोग मेनली यूपीएससी और यूपी पीसीएस के क्वेश्चनों को ही शामिल कर रहे हैं, क्योंकि मेनली हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये दोनों ही आयोग सबसे बेहतरीन क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। बाकी तो नॉर्मल है, तो अपने स्टेट वाइज वेरी करता है, तो वह वहाँ पे जो स्पेशल होता है, स्टेट स्पेशल होता है, वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। बाकी हम लोगों ने यहाँ पर जो मेनली जीएस का पोर्शन होता है, इन्हीं दो आयोगों को लेते हुए हम लोगों ने इस पीवाईक्यू को तैयार किया है। तो पीवाईक्यू में हमारा टारगेट था 1000 प्लस क्वेश्चन। 1000 प्लस क्वेश्चन में आपको बता देते क्या किया जाएगा, सॉरी 10,000 प्लस क्वेश्चन हम लोगों का यहाँ पे टारगेट था, जिसमें से हम लोगों का यह था कि हर सब्जेक्ट में, जैसे कि ज्योग्राफी हुआ, पॉलिटी हुआ, इकोनॉमी हुआ, तो कम से कम इन सब में देखा जाए तो आपका 2000-3000 क्वेश्चन तो एक एक सब्जेक्ट में है ही, कम से कम। तो इन 2000-3000 क्वेश्चनों को आप अटेम्प्ट कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि फिर आपको कहीं समस्या होगी जीएस के पोर्शन में। तो इसी संदर्भ में हम लोग जो मॉडर्न हिस्ट्री की श्रृंखला अभी वर्तमान में पीवाईक्यू की चल रही है, इसके अलावा एक पॉलिटी ज्योग्राफी की भी एक श्रृंखला चल रही है। और अब हम लोग अगली अपनी श्रृंखला में एक इन्वायरमेंट का पोर्शन भी जोड़ेंगे। ठीक है, तो इन्वायरमेंट का पोर्शन जब जुड़ जाएगा तो आपको तीन प्लेलिस्ट चलने लगेंगी, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट हो जाएगा। तो मॉडर्न हिस्ट्री हम लोगों ने शुरू कर दिया था, जिसमें हम लगभग 3 क्लास ले चुके थे, और 3 क्लास में हमने लगभग काफ़ी हद तक जो युद्धाभ्यास वाला रीजन था, सॉरी युद्धाभ्यास कह रहे हैं कि जो युद्ध थे टोटल युद्ध, जनजातियां, और जैसे कर्नाटक युद्ध, मैसूर युद्ध, जो यानी कि स्वतंत्रता के पश्चात, सॉरी स्वतंत्रता के पहले ही मुगल विघटन के पश्चात जो राज्य स्थापित हुए थे, उन राज्यों के बारे में, और फिर क्या कहते हैं जो जनजातीय आंदोलन हुआ था, ये सब हम लोगों ने कवर कर लिया था। तो अब हम लोग चौथे पोर्शन से अपने देखते हैं आज जो ब्रिटिश नीतियां थी शिक्षा में, प्रेस में, सामाजिक सुधार आंदोलनों में, वह नीतियों को लेकर हम लोग क्या कहते हैं, अब इससे संबंधित पीवाईक्यू हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा। तो आधुनिक शिक्षा में भारत का विकास देख लिया जाएगा, फिर आधुनिक भारत में प्रेस का विकास देख लिया जाएगा, यह सब ब्रिटिश नीतियों के अंतर्गत क्या कैसे बदलाव हुआ, शिक्षा की शुरुआत कैसे हुई, शिक्षा में क्या क्या हुआ, इनसे संबंधित जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए हुए हैं यूपीएससी, यूपी पीसीएस में, इन सब में जो भी एग्जाम में आए हुए हैं और सामाजिक सुधार आंदोलनों में, तो उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, देखेंगे, और सॉल्व करने की टेक्निक भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना। पहला है शिक्षा से संबंधित, आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था। तो दोस्तों आपको पता होगा कि प्रथम मदरसा जो था, मदरसा स्थापित करने का उद्देश्य क्या था। तो आपको बता दें कि उस समय पे जो क्लर्क थे, जो क्लर्क लोग थे, यानी कि जो कंपनी को संचालित करने के लिए ईईसी को, ईआईसी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को संचालित करने के लिए जो क्लर्कों की जरूरत होती थी, वो अंग्रेज लोग ब्रिटेन से लेते थे, ब्रिटेन से लेकर आते थे, क्योंकि भारत में अशिक्षा थी, कोई शिक्षित था नहीं। तो इस ब्रिटेन से लाने के कारण इनका खर्च जो था वो ज़्यादा हो जाता था, उन्हें खर्च बढ़ जाता था। ठीक है, तो खर्च बढ़ जाता था, बहुत ज़्यादा हो जाता था। तो उन्होंने क्या किया कि भारत भारत से ही क्लर्कों को लेने की सोचा। अब जब क्लर्क को लेने की यह सोचा, तो उनमें यह दिमाग आया कि भाई तो यहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो इसी संदर्भ में उस समय तो मुगल साम्राज्य था, तो मुगल साम्राज्य में आप जानते हैं कि अरबी फारसी वहाँ की मुख्य भाषाओं में से एक थी। तो अरबी फारसी में शिक्षा देने का सोचा गया। तो इस तरीके से उस टाइम पे बंगाल में एक मदरसा खोला गया, बंगाल के कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया 1781 में। 1781 में उस समय आप जानते हैं बंगाल का गवर्नर था वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर था, उसने यह मदरसा खोला। ठीक है, और इसमें अरबी और फारसी की शिक्षा दी जाती है, आपको बता दें। ठीक है, अरबी और फारसी की शिक्षा दी जाती थी, जिससे कि उन्हें आसान क्लर्क मिल सके, कम पैसों में क्लर्क मिल सके, समझ रहे, कम पैसों में। ठीक है, तो इस तरीके से उनका राजस्व व्यय भी कम होगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि कलकत्ता में अंग्रेज प्रथम मदरसा 1781 में वारेन हेस्टिंग्स ने खोला था। ठीक है, अब देख लेते हैं दूसरी क्वेश्चन है इन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल।
तो बता दें कि दोस्तों की जो एशियाटिक सोसाइटी जैसे इस तरीके की सोसाइटी जो थी, इसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत के जो सांस्कृतिक कल्चर है, मतलब कि सांस्कृतिक व्यवस्था है, उनको देखा जाए कि इसमें कैसे है, क्या परिवर्तन हुआ, क्या चीज़ें हो रही हैं, कैसे लोग रहते हैं, तो इन तरीके से उनका संचालन कैसे होता है, समाज कैसे चलता है, और फिर उनके धर्म ग्रंथों की अनुवाद करने के लिए कि धर्म ग्रंथों में इनकी क्या लिखा गया है, तो इन सबको समझने के लिए उन्होंने ऐसी सोसाइटियों का निर्माण होता रहा है, जैसे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ लंदन, और फिर ऐसे तरीके से तमाम होते रहे। तो इसी संबंध में सबसे पहले इस तरीके की सोसाइटी 1784 में, आपको बता दें कि विलियम जोन्स नाम का एक व्यक्ति था, ठीक है, उसने 1784 में इसे स्थापित किया था, और यह कलकत्ता में स्थापित किया था, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में कहाँ पर, कलकत्ता में स्थापित किया गया था, ठीक है। अब देख लेते हैं कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी। उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। तो दोस्तों बताया, जो बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी थी, उसमें क्या कहा गया कि निर्माण तो विलियम जोन्स ने किया था, लेकिन अध्यक्षता कहा गया कि आप अध्यक्ष वारेन हेस्टिंग्स, जो कि उस समय गवर्नर जनरल था बंगाल का, तो उसको अध्यक्ष बनाने की सोचा गया, लेकिन उसने क्या कहा कि मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा। तो इस संदर्भ में उसने विलियम जोन्स के पक्ष में कि इन्हें ही अध्यक्ष बनाइए, सर विलियम जोन्स को ही, तो उन्होंने उसके विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। यह बात बिल्कुल सही है, ठीक है। अब कारण देख लेते हैं। वारेन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्भट विद्वान एवं प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, अरबी, फारसी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। ये भी बात सही है, क्योंकि वो प्राच्य विद्या का समर्थक था, इसीलिए उसने मदरसा खोला हुआ था, क्या कहते हैं वहाँ पे, बंगाल में, ठीक है। और वह अरबी फारसी बहुत अच्छे से जानता था, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों बातें सही हैं, हम दोनों बातें इसमें सही हैं, और इसमें आपका ए और आर दोनों कथन सही हैं, आर कथन ए की सही व्याख्या करता, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से किसी पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की मान्यता प्रदान की। तो दोस्तों पेरिस में इसी तरीके की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी, तो उसमें उस समय माइकल मधुसूदन दत्त एक व्यक्ति थे, बंगाली लेखक थे, इनको क्या कहते हैं, पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ने सदस्यता प्रदान की थी, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला की पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो दोस्तों बता दें, अभिज्ञान शाकुंतलम और गीत गोविंदम, जयदेव की गीत गोविंदम, इनकी इनकी रचना इनका रचना नहीं, इनका अनुवाद, रचना का अनुवाद विलियम जोन्स ने किया था। विलियम जोन्स ने अंग्रेजी में किया था। विलियम जोन्स आपको बता ही थे कि 1784 में उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। इस तरीके से विलियम जोन्स ने सर विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना करी थी, शकुंतला की अनुवाद किया था अंग्रेजी में, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं क्या है। तो ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम में सबसे पहले भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे। तो दोस्तों आपको बता दें, जो 1813 का चार्टर एक्ट था, उसमें यह कहा गया कि 1 लाख रुपए भारत में शिक्षा पर व्यय किए जाएंगे, ठीक है, शिक्षा पर व्यय किए जाएंगे। तो इस तरीके से इस आंसर हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1813, ठीक है, कि भारत में शिक्षा की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा, शिक्षा के एक नींव डाली जाएगी शिक्षा संस्थाओं का। तो इस तरीके से चार्टर एक्ट में 1 लाख हर साल व्यय करने का यह निर्णय लिया गया था, ठीक है। तो अब देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन, यह है हंटर कमीशन के रिपोर्ट में किस विकास पर विशेष जोर दिया गया था। तो दोस्तों आपको बता दें, 1854 में जो वुड डिस्पैच आया हुआ था, वुड डिस्पैच कब आया था, 1854 में, ठीक है, 1854 में वुड डिस्पैच आया। तो इसमें कुछ निर्णय लिए गए थे, जैसे कि 1857 तक लंदन के बेसिस पे क्या कहते हैं, 3 जगह कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में, यहाँ 3 जगह पे यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की जाएगी। और फिर जो शिक्षा की भाषा होगी, यानी कि भाषा होगी, वह
तीन भागों में बांट दिया गया। जैसे देसी स्तर पर, मतलब सॉरी, स्थानीय स्तर पर प्राथमिक शिक्षा जो होती थी, प्राथमिक शिक्षा को देसी भाषा में कहा, माध्यमिक शिक्षा को उन्हें देसी प्लस अंग्रेजी दोनों में कहा, मतलब देसी का मतलब स्थानीय भाषा में, ठीक है, देसी प्लस अंग्रेजी, और उच्च शिक्षा को उसने कहा कि अंग्रेजी में चलेगी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का जो वुड डिस्पैच में जो निर्णय लिए गए थे और जो काम किए गए थे, उसका एनालिसिस करने के लिए, इस तरीके से उसकी समीक्षा करने के लिए हंटर कमीशन आई थी, जो कि हंटर कमीशन 1882-83 में आया हुआ था, ठीक है। अब बता, 1882-83 में आप जानते हैं कि लॉर्ड रिपन उस समय भारत का गवर्नर जनरल था, 1880 से लेकर 1884 तक। तो बता दें दोस्तों कि हंटर कमीशन क्या किया, इसने वुड डिस्पैच की समीक्षा की और एक ही साथ और बात कही कि प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। तो बहुत जरूरी है कि जो हंटर कमीशन वो विकास, किसके विकास पर जोर दिया था, तो दोस्तों वो प्राथमिक शिक्षा के विकास पर जोर दिया था। आपको यह बिंदु याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सैडलर आयोग। तो दोस्तों बता दें कि सैडलर आयोग जो था वह 1917 में ही शिक्षा से संबंधित एक क्या कहते हैं प्रस्ताव लेकर आया था। और इसने दोस्तों दो तीन चीजें बताई थी कि जो शिक्षा दी जा रही है उसमें क्या किया जाए, कि उसमें यह किया जाए कि जो जो योग्य हो उन्हें ही शिक्षा दी जाए। यानी कि मतलब उस समय जो उच्च शिक्षा में कई लोग ऐसे जाते थे जिनका मतलब योग्य नहीं होते थे तब भी, लेकिन उस उच्च शिक्षा उन्हें प्रमोट कर दिया जाता था इस तरीके। तो उसने कहा जो योग्य हो वही को शिक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि ये लोग तो चालाक थे कि अगर ज़्यादा लोग जाएंगे तो व्यय ज़्यादा होगा शिक्षा पे, कम लोग जाएंगे तो कम व्यय होगा। तो इस तरीके से जो योग्य लोग हों वही शिक्षा प्राप्त करें। और साथ ही उसने शिक्षा को कैटेगराइजेशन किया दो भागों में, एक व्यावसायिक शिक्षा दे दिया जाए, एक व्यावसायिक शिक्षा, एक क्या कहते हैं शैक्षिक रूप से जो भी होती है वह, कि मतलब जो लोग योग्य नहीं उन्हें व्यावसायिक शिक्षा दी जाए, जो लोग योग्य हैं उन्हें शैक्षिक रूप में और आगे पढ़ाया जाए, ठीक है। इस तरीके से सैडलर 1917 में आया हुआ था, शिक्षा से संबंधित एक आयोग था, ठीक है। लॉर्ड मैकाले संबंधित है। तो दोस्तों बता दें कि लॉर्ड मैकाले जब आंग्ल प्राच्य विवाद हुआ था 1835 में, 1835 में आंग्ल प्राच्य विवाद हुआ था, उस समय जो विलियम बेंटिक था उसने क्या किया कि आंग्ल प्राच्य विवाद, मतलब आंग्ल प्राच्य विवाद आपको बता दें कि ऐसा था कि आंग्ल लोग चाहते थे कि अंग्रेजी में शिक्षा दी जाए, और जबकि प्राच्य लोग चाहते थे कि स्थानीय भाषा में शिक्षा दी जाए। तो इसी संदर्भ में क्या किया, यह विवाद बहुत टाइम से चला रहा था। लगभग 1813 में जब कहा गया कि 1 लाख शिक्षा पे खर्च होगा, तो उसके बाद फिर 1823 में एक जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन बनाई गई, कि उससे यह कहा गया कि जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन की आप लोग यह बताएं कि शिक्षा किस भाषा में दी जाए। तो यही विवाद आगे चलते हुए आंग्ल प्राच्य विवाद के नाम से जाना गया, जिसमें 10 सदस्य थे, 5 सदस्य क्या करते थे, 5-5 का 2 सदस्यता बनी, 5-5 का 2 ग्रुप बन गया, जिसमें एक लोग आंग्ल का समर्थन करते थे यानी अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दी जाए उसका समर्थन करते थे, और 5 लोग क्या करते थे कि प्राच्य भाषा में शिक्षा दी जाए यानी कि स्थानीय भाषा में शिक्षा दी जाए उसका समर्थन करते थे। तो इसी संदर्भ में क्या किया गया कि जो यह विवाद खत्म नहीं हो रहा था, तो क्या किया लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, उस समय जो विधि सदस्य था लॉर्ड मैकाले, उसको इस ग्रुप का अध्यक्ष बना दिया गया। और अध्यक्ष बना दिया गया तो उससे पूछा गया कि यार भाई इसको क्लियर कराओ कि क्या बात है। तो उसने क्या किया कि इसका अध्यक्ष बना, तो हालांकि वो समर्थन अंग्रेजी का ही करता था, आंग्ले वाला ही। तो उसने क्या किया, एक एक अपना स्मरण पत्र, जिसे मैकाले स्मरण पत्र भी बोला जाता है, यह है विलियम बेंटिक के सामने पेश किया 1835 में, ठीक है। और कहा कि शिक्षा में आंग्ल भाषा में दी जाए और यह अधोमुखी निषेधन सिद्धांत पर हो, ठीक है। तो इस तरीके से यह अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। तो किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई, तो आपको बता दें कि लॉर्ड केवेंडिश बेंटिक के काल में यह शिक्षा आरंभ की गई। आपको बता दिया 1835 में लॉर्ड मैकाले स्मरण 1835 में, उसके तहत यह घोषित किया गया कि अंग्रेजी में शिक्षा दी जाए। तो इसी तरीके से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या था उसके समय पे यह स्टार्ट हुई, ठीक है। निम्नलिखित कॉलेजों में सबसे पहले स्थापना किसकी हुई, तो दोस्तों आपको बता दें कि निम्नलिखित कॉलेजों में जो यहाँ कॉलेज दिए गए उसकी स्थापना किसकी। आपको पता होगा कि हिंदू कॉलेज 1817 में राजा राम मोहन राय तथा एक उनका साथी था, डच साथी जो कि घड़ी बनाता था, वह था राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर, डच साथी था। इन दोनों लोगों ने मिलकर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में करी थी, ठीक है। और ये जो
दिल्ली कॉलेज है, तो दिल्ली कॉलेज 1824 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1824 में दिल्ली कॉलेज की स्थापना हुई थी। एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना आप जान ही रहे हैं 1875 में की गई थी, कौन, सैयद अहमद खान द्वारा। ठीक, और मेयो कॉलेज जो था, मेयो कॉलेज की एग्जैक्ट डेट मालूम नहीं है, लेकिन इसका आंसर बी होगा, सॉरी ए होगा, हिंदू कॉलेज। ठीक है, सबसे पहले हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी। ठीक है, आपका यह क्वेश्चन समझ गया कि आपका इसका ये हिंदू कॉलेज। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों इसमें दिया गया है कि फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में दो कथन दिए गए हैं, वो पूछ रहा है कि कौन सा सही है। तो कथन पहला है कि इसकी स्थापना 10 जून 1800 को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारी को भारतीय भाषाओं में शिक्षा देना था। बात दूसरा सही है, बिल्कुल इसका उद्देश्य इसीलिए आया था कि ब्रिटिश अधिकारियों को यहाँ पे ट्रेन किया जा सके और भारतीय भाषाओं में कुछ अच्छे से ट्रेनिंग दी जा सके। लेकिन जो ये 10 जून है, ये अगस्त 1800 में इसकी स्थापना हुई थी, तो केवल बी इसका आंसर सही होगा। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने भारतीय विद्यालय में धार्मिक शिक्षा के प्रबल वकालत की थी। तो दोस्तों भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा दी जाए, इसके लिए प्रबल वकालत आप जानते हैं उस समय के हिंदूवादी नेता ट्रिपल एम। ट्रिपल एम का मतलब मदन मोहन मालवीय, महामना मदन मोहन मालवीय। ठीक है, ट्रिपल एम ने यह धार्मिक शिक्षा को प्रबल रूप से इसकी वकालत करी थी। निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था। तो दोस्तों आपको बता दें, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, इसको 1920 में किया गया था। अगर भीमराव अम्बेडकर है तो इसे शायद 1990 में, 1989 में इसे बनाया गया था, 1989 में। और फिर ये जो हिंदू विश्वविद्यालय उसे 1916 में केंद्रीय विद्यालय का दर्जा दिया गया था, लेकिन इसे 1896 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के रूप में स्थापित किया था एनी बेसेंट ने। ठीक है, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इसको तो बहुत बाद में, स्थापना तो बहुत पहले हो गई थी, मतलब कि 1887 में ही हो गई थी, लेकिन इसे केंद्रीय विद्यालय का दर्जा बहुत बाद में, लगभग 2005 में दिया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर हुआ, आंसर सी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। ठीक है, अब देख लेते हैं, हम लोगों ने ये शिक्षा वाला पोर्शन तो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं आधुनिक भारत में प्रेस का विकास, यानी प्रेस से संबंधित जो क्वेश्चन है, जो पीवाईक्यू है, उसमें कौन कौन से पीवाईक्यू है, इसको हम लोग देख लेते हैं। भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आपको बता दें, 1780 में, 1780 में द बंगाल गजट, बंगाल गजट, द कलकत्ता एडवर्टाइजर भी कहा जाता था इसे, बंगाल गजट नाम से एक पत्र अंग्रेजी में प्रकाशित किया था जेम्स अगस्टस हिक द्वारा। ठीक है, तो यह क्वेश्चन हो गया 1780 में बंगाल गजट का। ठीक है, निम्नलिखित में किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था। तो आपको बता दें, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो 1878 में आया था, इसमें क्या किया गया था कि जो स्थानीय भाषा के समाचार पत्र थे उसमें बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया था। ठीक है, तो यह किसके शासनकाल में आया। तो 1878 आप अगर ईयर के हिसाब से मानेंगे तो लिटन उस समय लगभग 1876 से 80 तक भारत का गवर्नर जनरल था, तो लिटन के समय में यह बात हुई थी। तो उसका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी। तो दोस्तों बता दें, जो केसरी तो बहुत इंपॉर्टेंट थी, केसरी तिलक की थी। तिलक की यह कांग्रेस का आलोचना करती थी, क्योंकि तिलक जो थे वह उग्रवादी थे, और जो उदारवादी थे, नारम दल के नेता, वो लोग अनुनय विनय की नीति करते थे। तो तिलक यही बुरा लगता था कि आप इनसे अनुनय विनय की नीति मत कीजिए, अनुनय विनय मत कीजिए, इनसे सीधा लड़कर अपने स्वराज्य को वापस लीजिए। तो यह भी बात सही है, काल में भी होता था और बंगवासी में भी होता था। तो यह तीनों सही है, आंसर डी होगा। ठीक है, इसका इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे। तो दोस्तों आपको बता दें कि इंडियन ओपिनियन 1903 में दक्षिण अफ्रीका में निकालते थे कौन, गांधी जी। ठीक है, इसके संस्थापक थे, और इसके प्रथम संपादक देखा जाए तो यह थे मनसुख लाल नजर। मनसुख लाल नजर को क्या कहते हैं, प्रथम संपादक बनाया गया। और यह अंग्रेजी में भी निकलती थी, हिंदी में भी आती थी, गुजराती और तमिल, ये तीन भाषाओं में यह भाषा निकलती थी। ठीक है,
तो इसका ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन डी, मनसुख लाल नजर इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे। हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड 1826 प्रकाशित हुआ। हिंदी का पहला तो किसने प्रकाशित किया? तो दोस्तों ये कलकत्ता में जुगल किशोर, कानपुर के जुगल किशोर ने उद्दंड मार्तंड को 1826 में प्रकाशित किया था और इस तरीके से यह हिंदी का पहला समाचार पत्र माना जाता है। 1857 के निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी? तो सारे को ऑप्शन है संध्या, युगांतर, काल, ये तीन के तीनों ही हैं जिन्होंने क्रांतिकारी आतंकवाद को समर्थन दिया था। ठीक है, हिंदी का पहला समाचार पत्र उत्तम मार्तंड प्रकाशित हुआ था, यह क्वेश्चन आपको पहले ही बता दें, यह कोलकाता से हुआ था। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों जो अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट है उसको किसने स्थापना करी थी? तो उसको इंडिपेंडेंट का जो था मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया था। ठीक है, अब यह जो दोस्तों निम्नलिखित कथनों का कूट 1 से कूट 2 में सुमेलित किए थे, एक दिया है सूची ए में समाचार पत्र पत्रिका और एक दिया है प्रकाशन कथन। दोस्तों इसे अभी बाद में करते हैं, पहले तो आगे के क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, गांधी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को निम्न में से कहां से प्रकाशित हुआ है? दोस्तों आपको बता दें, जो हरिजन पत्र था उसे गांधी जी ने पूना से प्रकाशित किया हुआ था 1832 में। ठीक है, 1932 में जब पूना पैक्ट हुआ था उसके बाद फिर गांधी जी ने हरिजन उत्थान का संकल्प लिया था और उसी संदर्भ में हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन करना स्टार्ट किया था। और ये पहली पत्रिका जो थी वह पूना से प्रकाशित हुई थी क्योंकि उस समय वह पूना के जेल में ही गांधी जी बंद थे। ठीक है, 1857 से संबंधित जो सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, सूची के दिए गए निम्नलिखित कूट में से सही का उत्तर दीजिए। तो सूची 1 में क्या दिया? समाचार पत्र दिया, और सूची 2 में संपादक दिया हुआ। ठीक है, संपादक दिया हुआ। तो अब इस क्वेश्चन को हमें मिलाया है, तो बंगाली आप किससे मिलाएंगे? बंगाली एस.एन. बनर्जी की बात बिल्कुल सही है। हिंदू किसकी है? तो हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर की है। ठीक है, वॉइस ऑफ इंडिया किसकी है? तो वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी का, और ये है जी के गोखले का। तो आप ए का 3 अगर देखते हैं कहीं पे, ए का 3 हो गया, बी का 2 हो गया, वॉइस ऑफ इंडिया का 1 हो गया और इसका 4 हो गया। तो ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, इसी तरीके से समाचार पत्र है, इसको मिलान करना है। लीडर, बॉम्बे क्रॉनिकल, इंडिपेंडेंट और जस्टिस। तो इंडिपेंडेंट जो है वो मोतीलाल नेहरू से देख लो, टी.एम. नायर जो कि जस्टिस पत्रिका थी टी.एम. नायर के टाइम पे, उसने देख लो। बॉम्बे क्रॉनिकल, लीडर देख लो मदन मोहन मालवीय से, और बॉम्बे क्रॉनिकल देख लो फिरोज शाह मेहता से। ठीक है, तो इसका आंसर आपका 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्रिका से महात्मा गांधी से संबंधित नहीं? इंडियन ओपिनियन आप जानते हैं महात्मा गांधी नहीं निकालते थे। यंग इंडिया ये भी महात्मा गांधी के संपादन में था। नवजीवन ये भी यहाँ से भी संपादित थे, लेकिन युगांतर जो पत्रिका थी यहाँ से संपादित नहीं थे, यह अनुशीलन समिति की मुख्य पत्र था। ठीक है, तो यह क्वेश्चन सही हो गया। ठीक, कौमी आवाज पत्र का आरंभ कहाँ किसने किया? तो कौमी आवाज जो था वह मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इसकी स्थापना की थी, जिसका संस्थापन किया था। ठीक है, अब देख लो पत्रों को मिलाने वाला ही क्वेश्चन है लगातार। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, समझ रहे? तो अब देखना, मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय, केसरी बीजी तिलक, यंग इंडिया महात्मा गांधी और समाचार दर्पण जैसी मार्क्स में। तो अब एक का 4 ले लो, बी का 3 ले लो, बी का 1 ले लो और सी का 2 ले लो और डी का 3 ले लो। तो इस तरीके से ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एकदम सुमेलित नहीं है? आपको नहीं बहुत ध्यान देना, क्योंकि यही बच्चे क्या करते, भूल जाते बहुत जल्दी। एम.जी. राणा डे इंदु प्रकाश, नेटिव ओपिनियन बी.एन. मांटिक, बॉम्बे क्रॉनिकल गोपाल किरण गोखले, इंडियन मिरर टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर।
तो इसमें से कौन सा नहीं है? ठीक है, तो आपको कौन से इसमें से नहीं है? बॉम्बे क्रॉनिकल आप जानते हैं कि फिरोज शाह मेहता जी इसका संपादन करते थे। ठीक है। कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा? तो दोस्तों कॉमनवेल्थ पत्र जब 1916 में एनी बेसेंट होम रूल लीग की स्थापना करी, तो उन्होंने कॉमनवेल्थ नामक पत्रिका का स्थापना करे थे। ठीक है, तो यह एक साप्ताहिक पत्र था अंग्रेजी में। ठीक है, इसका आंसर होगा आंसर बी। ठीक है, सूची 1 तो सूची 2 से प्रकाशित कीजिए। तो बंगाली बंगवासी वंदे मातरम अमृत बाजार पत्रिका, तो आप जानते हैं कि अमृत बाजार पत्रिका जो थी वह जोगेंद्र नाथ बोस के तहत अंतर्गत थी। बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी की थी। बंगवासी अरविंद घोष की थी। वंदे मातरम मोतीलाल घोष की थी। तो इस तरीके से टोटल क्वेश्चन आपके हो गए। बंगाली एक का तीन लगा दिए। ठीक है, और बी का आप सॉरी बंगवासी जो थी वह थी मोतीलाल घोष की। ठीक है, तो ये आपका बी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी का 2 हो जाएगा, सी का 2। ठीक है, निम्नलिखित में से क्रांतिकारी वंदे मातरम का प्रथम संपादक कौन था? तो दोस्तों बता दें कि वंदे मातरम के प्रथम संपादक मैडम भीका जी कामा थे। भीका जी कामा ने ही वंदे मातरम नामक पत्रिका का संपादन किया हुआ था। ठीक है, भीका जी कामा जो कि स्टुटगार्ट से 1907 में ऐसा किया था। ठीक है, स्टुटगार्ट बर्लिन से। ठीक है, सामाजिक, अब हम देख लेते हैं सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित जो क्वेश्चन है। तो राजा राम मोहन द्वारा प्रथम संस्था स्थापित कौन थे? आपको बता दें 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। आत्मीय समाज की स्थापना 1815 में की थी। ब्रह्म सभा की जो स्थापना हुई थी यह भी 1828 की बात है। और तत्वबोधिनी सभा 1839 में हुई थी। ठीक है, तो कौन सबसे पहले? आत्मीय सभा सबसे पहले है। 1809 में राजा राम मोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथीस्ट निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे थे? गिफ्ट टू मोनोथीस्ट तोहफत उल मोहाउद्दीन, यह फारसी में थे। ठीक है, एकेश्वरवादियों को उपहार के नाम से भी जाना जाता है। यह फारसी में थे। ठीक, राजा राम को मोहन राय को राजा के पद किसने दी? तो उस समय जो मुगल सम्राट थे अकबर सेकेंड, उन्होंने पेंशन से संबंधित मुद्दे पर विलियम 4 के सामने भेजा था, जो कि इंग्लैंड के राजा थे, उनसे संबंधित। तभी उन्होंने इसको राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों 1866 में भारतीय ब्रह्म समाज जब अलग हुआ था तो उसकी स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा इसका आंसर होगा सी। निम्न में से किससे राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों में विरोध में प्रारंभ किया गया? तो राजा राम मोहन राय का जो धार्मिक विचारों का विरोध करते थे वो थे राधा कामदेव। और राधा कामदेव समाचार चंद्रिका जो थी उस समय, कोई नाम नहीं आ रहा मुझे इसका संस्थापक कौन थे, उन्होंने समाचार चंद्रिका में उनका विरोध करते थे। ठीक है, विवेकानंद शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलेशंस में भाग लिया था। तो आपको पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1893 में। ठीक है, ईश्वर चंद के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं, क्योंकि ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं, क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जा रहा है। उपर्युक्त कथन किसका हो सकता है? तो दोस्तों यह विवेकानंद का हो सकता है, क्योंकि विवेकानंद का मूल सिद्धांत था वह मानव दरिद्र नारायण की कल्याण करना उसका मूल काम था। क्योंकि वह सोचते थे कि उनके विचार यह था, उनके सिद्धांत यह थे कि जो मानव सभ्यता उनका कल्याण करना ही एक तरीके से ईश्वर की आराधना करना है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर होगा ए। ठीक, निम्नलिखित में से कौन भारत का मार्टिन लूथर किंग कहलाता? तो आपको बता दें मार्टिन लूथर किंग दयानंद सरस्वती को कहा जाता था। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना
इसने करी थी, आपको बता दें कि 73 पदार्थ की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से कथन दो दिए गए हैं, उसमें आपको क्वेश्चन सही करना। आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया, बात तो सही बिल्कुल। आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर किया, बोथ आर करेक्ट, ठीक है, बोथ आर करेक्ट, और दोनों सही व्याख्या भी कर रहे हैं। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? सत्य शोधक समाज के प्रथम संस्थापक कौन थे? तो आपको बता दें कि ज्योतिबा फूले थे सत्यशोधक समाज के 1813 में। ज्योतिबा फूले संबंधित थे, तो यह संबंधित थे जाति विरोधी आंदोलन से, ठीक है। लोकहितवादी के नाम से कौन जाना जाता था? तो ऐसा जाने जाते थे गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता था। पश्चिमी भारत में डी.के. कर्वे के नाम किन संघर्ष में याद किया जाता है? तो दोस्तों यह विधवा पुनर्विवाह और स्त्री शिक्षा से संबंधित इन्होंने 1916 में एक मुंबई में भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय भी बनाया था। तो डी.के. कर्वे स्त्री शिक्षा से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया, उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की? तो दोस्तों विधवा पुनर्विवाह 1856 में ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने किया था, ठीक है। निम्नलिखित में किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका की? तो उस समय केशव चंद्र सेन ने की थी। निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन स्पेक्टेटर, वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे, एक समाज सुधारक थे, सम्मति आयोग अधिनियम 1991 के पक्ष में प्रमुख संघर्षकर्ता थे। तो दोस्तों यह कौन थे? तो यह थे दादा भाई नौरोजी जी, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा युग्म सही हुआ? तो दादा भाई नौरोजी ब्रह्म समाज बिल्कुल, दयानंद सरस्वती आर्य समाज बिल्कुल सही, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण सही, एम.जी. रानाडे थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये बात गलत है, ठीक है, ऑप्शन ए गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सम्मिलित नहीं है? तो प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुरंग, आत्मीय सभा देवनाथ, ये क्वेश्चन गलत है। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, ठीक है दोस्तों। भारतीय ब्राह्मण समाज, केशव चंद्र राधा स्वामी सत्संग, तुलसीराम, बात तो एकदम सही है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के ज्यूरी का घोर विरोध किया था? तो ऐसा किया था राजा राम मोहन राय ने। निम्नलिखित समाज सुधारकों में कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों सभी लोग संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर। दारुल उलूम की स्थापना, दोस्तों दारुल उलूम की स्थापना मौलाना शिबली नुमान ने की थी। देवबंद आंदोलन संयुक्त प्रांत में किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो यह आरंभ हुआ था 1866 में कासिम ननौतवी और राशिद गंगोही के नेतृत्व में, ठीक है। 1924 में बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्नलिखित में किसके विरुद्ध हुआ? दोस्तों बंगाल का तारकेश्वर जो था आंदोलन, उस समय अकाली आंदोलन भी चल रहा था जो कि मंदिरों में भ्रष्टाचार से संबंधित है, ठीक है। हाल ही पद्धति ये बधुआ मजदूर से संबंधित है। इस तरीके से हमारा अंतिम क्वेश्चन यह था दोस्तों, और हमने अपने पीवाईक्यू की इस सीजन में, इस श्रृंखला में चौथे पोर्शन में लगभग 55+ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं। इस तरीके से आपको कम से कम 7-10 सीरीज में और में पूरा ये मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो जाएगी, मेन क्वेश्चन जो है उसके, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग मेडिवल स्टार्ट करेंगे, फिर एनसीएंटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारे इन दोनों पोर्शन को कंप्लीट कर लिया जाएगा, ठीक है। इस तरीके से पूरा कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो आपको यह था हमारा पीवाईक्यू का चौथी सीरीज। और दोस्तों यदि आपको यह सीरीज अच्छी लगे तो आप कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हम लोग और बेहतर रूप में आपको कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। और आप अपने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि कोई भी क्लास आएगी तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाया करेगा, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग अपने पीवाईक्यू सीरीज की अगली श्रृंखला लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए